हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी प्यारी सी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का फिजिक्स। आज हम चर्चा करेंगे सार्थक अंकों के बारे में और निश्चित अंकों का पूर्णांकन। मतलब आपका जो सार्थक अंक है वो उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, और दूसरा गुणनफल और आपका गुणनफल या भागफल तथा आप जोड़ने में और घटाने में सार्थक अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमें जो पढ़ना है आज वो पढ़ना है सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सार्थक अंक होते क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपने किसी जो छड़ है, छड़ की माप जो है या मतलब लंबाई, और ये वास्तविक माप है 2.54 मीटर। ठीक है। अब ये माप आपने साधारण पैमाने से ली। किससे ली? साधारण पैमाने से। अब आप जानते हैं कि साधारण पैमाने से यदि आप मापोगे तो इसे 2 या तो आप 5 लिखोगे या फिर 2.6 लिखोगे, क्योंकि आपका जो साधारण पैमाना है वो दशमलव के एक अंक बाद तक ही आपको माप दे सकता है। मतलब उसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है। अब बात सुनिए ध्यान से। आपने जब इसे मापा 2.5 या 2.6, तो इसका मतलब जो आपका अंतिम अंक है ये 4, साधारण पैमाने से आप इसके बारे में नहीं बता सकते। मतलब ये आपका कैसा अंक होगा? डाउटफुल फिगर होगा, संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक। और इससे पहले ये जो अंक है ये आपके कैसे अंक है? ये आपके जो अंक है ये है वास्तविक। मतलब इन पर आपको कोई डाउट नहीं है। तो अब किसी भी माप में हमेशा एक अंक संदिग्ध होता है, और संदिग्ध कौन सा अंक होगा? जो भी आपका माप का अंतिम अंक होगा। कैसा अंक? अंतिम अंक। तो किसी भी माप का अंतिम अंक सदैव संदिग्ध होता है। तो जो सार्थक अंकों की संख्या होगी, किसकी संख्या? सार्थक अंकों की संख्या। वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपके जो वास्तविक अंक हैं वे वास्तविक अंक और प्लस संदिग्ध अंक, इन अंकों को जोड़कर आप सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो उसमें वास्तविक अंक होंगे और एक संदिग्ध अंक, हमेशा सार्थक अंक होते हैं। अब इसको निकाले कैसे? क्योंकि जब भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई आपको माप दे रखी होगी और उसमें आपके सार्थक अंकों की संख्या पूछी जाएगी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। तो उन्हें हम करते हैं, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। अब मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, आपके पास दो प्रकार के अंक होते हैं। एक शून्य अंक और एक होता है अशून्य अंक। आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में 10 प्रकार के अंक हैं जिनसे आप प्रत्येक संख्या बना सकते हैं। एक तो है आपके पास जीरो, जिसे आप शून्य कहते हैं, शून्य अंक होगा।
और 9 है अशून्य अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये 9 अंक है आपके अशून्य अंक। कैसे अंक है? अशून्य अंक। और एक है आपके पास शून्य अंक। ठीक है। अब सबसे पहला नियम क्या है कि किसी भी माप में सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। ठीक, यानी कि किसी संख्या में सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। कैसे होंगे? सार्थक अंक। जैसे आपके पास जो संख्या है वो मैंने लिख दी 2.5321, तो इसमें सभी अशून्य अंक है 1 2 3 4 5। तो सार्थक अंक कितने हैं? इसमें जो सार्थक अंक है वो है आपके पास 5। पहला नियम समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा नियम। अब यहाँ जो पूरा खेल है वो शून्य के बारे में है। मतलब आपको एक नियम पहला पता लग गया है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम करता है वो शून्य करता है कि शून्य आपका किस किस जगह सार्थक अंक होगा और किस किस जगह सार्थक अंक नहीं होगा। तो उसके लिए पहला नियम है कि दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के बाद की शून्य सार्थक अंक होंगी। आपके पास बहुत सामान्य सा नियम है कि यदि शून्य से पहले, 0 से पहले कोई अशून्य अंक है, ठीक है, उल्टा से थोड़ा उल्टा करके बोले तो यदि किसी अशून्य अंक के बाद कोई शून्य है तो वो हमेशा सार्थक अंक होगी। बस ध्यान रखना है कि क्या संख्या होगा? दशमलव वाली। जैसे आपके पास जो संख्या है वो है 0.32500, या 10 ही कह लीजिए आप। अब दशमलव है और दशमलव में 0 ये है, और 0 से पहले कौन आ गया? अशून्य अंक। तो इसका मतलब यह शून्य भी सार्थक अंक होगी, क्योंकि आपके पास ये और ये क्या है? अशून्य अंक है। तो ये तीन तो अशून्य अंक हो, मतलब सार्थक अंक हो गए। अब इसमें 10 ये है और 10 ये है। ये 0 से पहले अशून्य अंक है और इस 0 से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये सार्थक अंक नहीं होगी, ये होगी। तो 3 ये और 1 ये, तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4। यानी कि इसमें जो सार्थक अंक है उनकी संख्या हुई 4। फिर नेक्स्ट नियम आपका कि दशमलव, या कह लीजिए कि किसी भी संख्या में 2 अशून्य अंकों के बीच की शून्य सार्थक अंक होगी। यानी कि आपके पास चाहे दशमलव वाली संख्या है चाहे दशमलव हीन संख्या है, मतलब जिसमें दशमलव नहीं है, अगर उस संख्या में आपके पास कोई 2 अशून्य अंक है और उनके बीच कोई शून्य आ रही है तो वो सार्थक अंक होंगी। जैसे संख्या है आपके पास
5300001। अब 1 2 3 ये तो सार्थक अंक है। अब ये जीरो दो अशून्य अंकों के बीच आ रही है, तो इसका मतलब ये भी सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए? इसमें सार्थक अंक हुए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंक है आपके 6। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 4। अब 4 नियम क्या है आपका कि दशमलव वाली संख्या में, दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, तब दशमलव के बाद की, यानी दशमलव के ठीक बाद की, दशमलव के ठीक बाद की शून्य सार्थक अंक नहीं होगी। अब क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि जैसे आपके पास संख्या है 0.003201। अब इसमें आपके पास जो दशमलव है, ये इस दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है। अशून्य अंक नहीं है तो इसके ठीक बाद की जो ये शून्य है, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। अब ये जीरो से पहले अशून्य अंक है या दो अशून्य अंकों के बीच के है, तो ये सभी आपके सार्थक अंक होंगे। तो कितने सार्थक अंक है? सार्थक अंक इसमें है आपके 4। कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये और एक। ठीक है, नेक्स्ट नियम, यदि किसी संख्या में 10 की घात वाला, या ये कह लीजिए कि किसी संख्या में 10 की घात से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास एक संख्या मैंने लिख दी 3.21 गुना 10 की घात -31 kg, ये लिख दिया आपने संख्या। अब जब ये आपने संख्या लिख दी, तो इस संख्या में इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपके पास 1 2 3, तो सार्थक अंक कितने हुए? 3। ठीक है, एक अंतिम नियम देख लीजिए कि यदि आपके पास कोई दशमलव विहीन संख्या है, मतलब जिसमें दशमलव नहीं होती, दशमलव विहीन, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंकों के बाद की शून्य सार्थक अंक नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई अशून्य, मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें अगर अशून्य अंकों के बाद शून्य आ रही है तो मैं सार्थक अंक नहीं होगी। जैसे आपके पास एक संख्या है 25300, तो इसमें सार्थक अंक कितने हुए?
इसमें हुए। अब चूंकि दशमलव विहीन संख्या है तो अशून्य अंक के बाद की शून्य गिने नहीं जाएंगे, बस एक ये और एक ये 3 अंक होंगे। लेकिन आपको एक नोट याद रखना है, अगर यही संख्या माप है 25300 kg, यानी कि किसी यंत्र के मापी गई संख्या है, माप है मतलब वास्तविक संख्या है, तो इसमें सभी अंक सार्थक अंक होंगे। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कितने हो गए? 5। ठीक है। जैसे मैं इसी संख्या को 25300 कर दूं तो भले अब मापना हो, अब आपके पास नियम लगा कि 2 अशून्य अंकों के बीच के आ गए शून्य, तो सार्थक अंक कितने बने? अब इसमें बन चुके हैं 6। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 के 6 सार्थक अंक हो गए। तो आपका जो डाउट था इनमें वो अब दूर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हम, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए बात ध्यान से। अभी आपने सभी सार्थक अंकों के नियम पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? योग में, मतलब योग और अंतर और गुणनफल और भाग में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं सार्थक अंकों का। चलिए, अब हम क्या करेंगे, आपका जो नियम है योग और अंतर में वो ये है कि अंतर तथा योग से प्राप्त परिणाम में उतने सार्थक अंक रखते हैं ये कह लीजिए अंतर तथा योग से प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने सार्थक अंक रखते हैं जितने की मूल राशि में, मूल राशि का मतलब है जो राशि आप जोड़ अथवा घटा रहे हो, मूल राशि में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से करके दिखाते तब आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। आपने एक क्वेश्चन लिया, आपके पास 3 राशियां हैं 2.01 kg, 3.5 kg और 3.432 kg के योग को सार्थक अंकों में लिखिए, सार्थक अंकों में लिखिए। अब क्या करोगे आप अपने सामान्य नियम से पहले ने जोड़ लीजिए। आपके पास एक संख्या ये है, फिर दूसरी संख्या 3.5 है, फिर तीसरी संख्या 3.432, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है और ये भी केजी में। ठीक है। अब बात सुनिए, जब आप इन्हें सामान्य नियम से जोड़ेंगे तो 2 1 3 4 5 4
9, 3 दूनी 6 और 2 8, इतना केजी इनका योग आ चुका है। अब जब सार्थक अंकों में लिखोगे योग, सार्थक अंकों में योग, तो कैसे लिखोगे? अभी आपके पास एक मूल संख्या ये, एक ये और एक ये, तो दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक किसमें है? दशमलव के बाद। आप जानते हैं कि इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? दशमलव के बाद 2, इसमें कितने हैं? 1, और इसमें कितने हैं? 3। मैं बात कर रहा हूं दशमलव के बाद सार्थक अंकों की। दशमलव के बाद 1 2, दशमलव के बाद 1 1 2 3, यानी कि 30 संख्या में 3 है। तो सबसे न्यूनतम कौन है? ये। तो इसका मतलब इसमें दशमलव के बाद कितने अंक रखे जाएंगे? 1 अंक। मतलब आपको केवल ये अंक रखना है। तो कितना बना योग? 8.9 kg। यानी कि हमने इस पद को छोड़ दिया और इस पद को छोड़ दिया। बस एक ध्यान रखना है कि जो भी पद आप हटाओगे, जैसे आपको 4 हटाना है, तो हटाने वाला पद आपको बस ये देखना है कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो उसे हटाने के लिए भी हमारे पास नियम है, वो इससे अगला टॉपिक है, आपको बताऊंगा अभी मैं। बस हमने ये हटा दिया क्योंकि 5 से छोटा था, तो इसके लिए आपको सिंपल लिखा गया कि 8.9 kg। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेम बात किस में है? गुणनफल तथा भाग में। यानी कि गुणनफल तथा भागफल में प्राप्त परिणाम में उतने सार्थक अंक रखते हैं जितने की मूल राशि में न्यूनतम सार्थक अंक है। मतलब उसमें बात दोनों सेम है, बस इसमें कहा है दशमलव के बाद सार्थक अंकों की बात, और इसमें कर रहा है वो टोटल सार्थक अंकों की बात। जैसे क्वेश्चन आप एक लिख लीजिए कि 3.2 सेंटीमीटर तथा 5.32 सेंटीमीटर के गुणनफल को सार्थक अंकों में लिखिए। गुणनफल को सार्थक अंकों में लिखिए। अब कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले आप इनकी गुणा कर लीजिए। आपके पास 5.32 है और एक 3.2 है, तो गुणा आप जानते हैं कैसे करते हैं। अब मैं इसकी डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं। आप जानते हैं 32 दूनी 64 का 4 का हासिल लग गए 6, 32 दिए 96 और 96 और 6 102 का 2 हासिल लग गए 10, और 32 पंजे 160 और 10 170। तो एक गुना आ गई है। 2 अंकों बाद इसमें दशमलव है, 1 अंक बाद इसमें, तो 3 अंकों बाद लगेगी, यानी कि यहाँ पर। तो ये क्या बना है? इसका गुणनफल। यानी कि आपके पास जो गुणनफल आया है वो आया है 17.024। ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब सार्थक अंकों में गुणनफल कितना होगा? सार्थक अंकों में गुणन, अब आप ये देख लीजिए कि इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 1 2 3 सार्थक अंक है। अब न्यूनतम सार्थक अंक किसमें है? अगर मैं लिखूं तो इसमें आपके सार्थक अंक है 3। अब टोटल देखने में गुणनफल और भागफल में,
इसमें है 2, तो न्यूनतम कितने हुए 2, तो इसमें आपको 2 रखने हैं, तो 1 और 2, यानी कि आपको ये हटाना पड़ेगा, तो आपके पास कितना बना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जानते हैं जीरो है हटाने वाला पद, तो जीरो के लिए आप कुछ इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो परिवर्तन कह रहा हो उस परिवर्तन को देखते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। अब इसको बोलते हैं निश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अभी आप समझ ही गए होंगे कि ये पूर्णांकन है क्या। मतलब हम जैसे इसके सार्थक अंकों में इसके योग का पूर्णांकन कर रहे थे, मतलब हमें यहाँ से 4 हटाना था, यहाँ से 0 हटाना था, तो इसके हटाने के लिए कुछ नियम है, उसी को बोलते हैं हम सार्थक अंक का पूर्णांकन करना। तो अब इसमें आपके पास 3 नियम है। पहला कि जो हटाई जाने वाली संख्या है वो 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। तो पहला नियम है कि यदि हटाई जाने वाली संख्या 5 से छोटी है, तब उससे, यानी जो हम पद जो संख्या हटा रहे हैं उससे पहले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपके पास संख्या है 2.543 सेंटीमीटर और इसका 2 अंक रखने में, यानी कि यहाँ तक इसका पूर्णांकन करना है। क्या करना है 2, 5 तक। तो संख्या में 2 सार्थक अंक हो तब संख्या क्या बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, एक तो इसका पूर्णांकन करना है, एक इससे अगले वाले का तो हो जाएगा, बस इसका ही मेन करना है। अब जब आप इसका पूर्णांकन करोगे तो ये क्या है 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो इससे पहले के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये आपका 2.5 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट नियम आपका क्या है, सेम है कि यदि हटाई जाने वाली संख्या 5 से बड़ी है, तब इससे पहले के अंक में 1 की वृद्धि कर देते हैं। मतलब आपके पास जैसे संख्या है, मैं सेम ले लेता हूँ 2.563 सेंटीमीटर। तो अगर आपको 2 सार्थक अंकों तक रखनी है, 2 सार्थक अंक, तब संख्या क्या बनेगी। तो 2 सार्थक अंक 1, 2, यानी कि 6 का आपको पूर्णांकन करना है। 6 आपका 5 से बड़ा है, तो 2 दशमलव, अब 6 5 से बड़ा है तो इससे पहले अंक में, यानी कि इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नियम नंबर 3, यदि हटाई
जाने वाली संख्या 5 ही हो, हटाई जाने वाली संख्या 5 हो, तब यदि इससे पहला अंक सम है, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि विषम है, तब उसमें एक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो आप अंक हटा रहे हैं, यदि उससे पहला अंक सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विषम है तो एक की वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपके पास संख्या है 2.55 सेंटीमीटर, और इसका केवल यहाँ तक आपको पूर्णांकन करना है, यानी कि 5 आपको हटाना है। तो कैसे लिखोगे आप संख्या? तब ये जो संख्या बन जाएगी, अब 5 हटा रहे हैं और इससे पहला अंक विषम है तो 2.6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यही संख्या ऐसे होती तो 5 है, यानी कि 5 से पहला अंक देखना है, सम है, और सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये था आपका अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अब इसमें बस एक कोटिमान देख लीजिए, क्योंकि आपका कोटिमान इसलिए जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो संख्याओं को कोटिमान के रूप में लिखकर उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जैसे आपके पास कोटिमान है, किसी भी संख्या को अगर आप 10 की घात के रूप में लिखोगे, 10 की घात के रूप में लिखने को हम बोलते हैं कोटिमान। अब आपके पास मान लिया 0.00325 है, तो यदि आप, अब सुनिए बात बहुत ध्यान से, जब हम दशमलव को लिखते हैं 10 की घात के रूप में, किसको? दशमलव को, तो हमेशा दशमलव के पहले एक अशून्य अंक रखते हैं, दशमलव के पहले एक अशून्य अंक। तो इसका मतलब इस दशमलव को हमें कहाँ पहुंचाना होगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहुंचा देते ही पहले कौन आ जाएगा? अशून्य अंक, तो पहुंचा दी, तो ये बना 3.25 गुना 10 की घात। अब यदि पॉइंट को आप इधर खिसका रहे हैं तो 10 की घात बढ़ेंगी माइनस में, किसमें बढ़ेंगे? माइनस में, और जितने अंकों बाद कूदाओगे उतनी घात, यानी कि 1 2 3 अंकों बाद कूदी तो 3। जैसे मैं लिख दूं 3520000, और इसमें दशमलव है यहाँ पर। ठीक है, मैं इन जीरो को थोड़ा बड़ा बना दूं, पता लगा आपने ये दशमलव को भी जीरो समझ लिया। अब इस पॉइंट को कहाँ लेकर आना है? यहाँ पर, इसको 4 कर लीजिए, कहाँ लेकर आना है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक अशून्य अंक हो जाएगा, तो कितने अंकों बाद कूदेगी? 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिखोगे आप 4.52, और 10 की घात 1 2 3 4 5 6 है, और किस में होंगी? प्लस में। यानी कि यहाँ से एक लॉजिक समझ लीजिए कि यदि आप दशमलव को इस साइड पहुँचा रहे हैं तो 10 की घात किस में बढ़ेगी? माइनस में, और यदि दशमलव को इस साइड लेकर चल रहे हो तो 10 की घात बढ़ेगी प्लस में। ठीक है, तो ये सामान्य सा लॉजिक था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए,
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए सिर्फ बच्चे अपना ध्यान रखें।